हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों में आवर्तिता। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो हम देखें कि समय के साथ जब तत्वों का खोज होता गया, उससे तत्वों की संख्या में वृद्धि होने लगी। मतलब अब तत्व पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा अब वैज्ञानिकों के ज्ञान में आ चुका था। तो अब ये है कि अब उनका वर्गीकरण उनके भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर करना जरूरी हो गया था, जिसमें हमारे कई रसायन शास्त्रियों ने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया। जो आज हम आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में पढ़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रसायनज्ञों का बहुत ही बड़ा प्रयास, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जिसमें हमने लेवाइजर का प्रयोग पढ़ा है, हमने डोबेराइनर त्रिक पढ़ा है, हमने टेलोरिक के हेलिक्स मॉडल पढ़ा है और हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है लोथर मेयर वक्र या लोथर मेयर कर्व। ठीक है, तो ध्यान देने की बात यह है कि हम लोथर मेयर कर्व को जरूर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन दिमित्री मेंडलीव का साथ में कुछ बातों का बताना इस वीडियो में आपको रोचकता ला देगा या रोमांच ला देगा। तो देखिए, दिमित्री मेंडलीव जो हैं वो रूस के वैज्ञानिक हैं और लोथर मेयर जो हैं वो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। दोनों ने स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी के विकास के लिए कार्य करना शुरू किया। ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से, एक मिलकर नहीं, क्योंकि एक जर्मनी में है, एक रूस में है। तो दोनों ने स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी के डेवलपमेंट में और डेवलपमेंट में अर्थात तत्वों के क्लासिफिकेशन के रूप में कार्य करना शुरू किया 1868-69 के मध्य, है ना, या यूं कह लीजिए कि 1868 के लास्ट में और 69 के शुरुआत के कंडीशन में दोनों एक ही निष्कर्ष पर निकले। मतलब जो आपका एलिमेंट्स हैं, उनकी जो पीरियोडिसिटी है, जो उनकी आवर्तिता है, लगभग 1868 में, जनरली ज़्यादातर जगहों पर 1868 भी कहा गया है और कई जगह 1869 भी कहा गया है। ठीक है, तो यूं ही मान लीजिए कि 1868 के अंत में और 1869 के शुरुआत में कुछ और ऐसे चीज़ें आएंगे तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें लगभग जो है एक ही निष्कर्ष पर दोनों पहुंचे। ठीक है, एक ही निष्कर्ष पर दोनों पहुंचे, दिमित्री मेंडलीव भी और लोथर मेयर भी। मतलब जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बना दिया था, वैसा ही आवर्त सारणी आपके जर्मन वैज्ञानिक जो रसायनज्ञ हैं और लोथर मेयर ने भी बना दिया। अब चूंकि श्रेय आप देखते हैं, जब रसायन पुस्तक पढ़ते हैं तो मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी की खोज का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि मेंडलीव ने 1869 में अपना जो शोध है उसको प्रकाशित कर दिया। ठीक है, और लोथर मेयर ने अपना प्रकाशन कब किया? 1870 में। तो चूंकि अब मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी, जो लोथर मेयर के वक्र के लोथर मेयर वक्र जो था, मतलब लोथर मेयर द्वारा बनाया गया जो आवर्त सारणी था, ठीक है, तो दोनों के निष्कर्ष सेम थे। अब यह है कि लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल अर्थात शोध पत्रिका अगर बाद में विकसित हुआ और मेंडलीव की जो कमियां रह गई थी स्पेसिफिक, उसको हल किया रहता तो निश्चित रूप से लोथर मेयर को श्रेय मिलता। लेकिन दोनों लगभग एक ही निष्कर्ष पर निकले, जिसमें मेंडलीव का शोध पहले प्रकाशित हुआ 1869 में। कई पुस्तकों में 1868 भी लिखा है, लेकिन वास्तविक 1869 ही है। और ये जो है आपका क्या कहते हैं, ये लोथर मेयर का वो 1870 में हुआ। ठीक है, 1868 में भी मेंडलीव का बोला जाता है, लेकिन उनके पुस्तक का कुछ भाग प्रकाशित हुआ, पूरा नहीं, है ना। तो 1869 मान के चलिए कि उनका प्रकाशन हुआ, किनका? मेंडलीव की आवर्त सारणी का। 1870 में किनका प्रकाशन हुआ? लोथर मेयर का। ठीक है, लेकिन आप बहुत सारे बुक में देखेंगे, खासकर एनसीईआरटी के बुक में भी इनके संबंध में 1869 लिखा गया है। अगर इनका भी 1869 लोथर मेयर का लिखा गया है, तो मान लीजिए कि इनसे पहले ही मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, जो शोध है, वो प्रकाशित हुआ। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का खोज का श्रेय जो है किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। जबकि वही निष्कर्ष पर कौन भी पहुंचे थे? लोथर मेयर भी पहुंचे थे। तो लोथर मेयर ने क्या किया था और कितना अच्छा पीरियोडिसिटी को बताया था, उसको देखिएगा। ठीक है, लोथर मेयर ने क्या किया था देखिएगा कि जर्मन के रसायनज्ञ लोथर मेयर ने तत्वों
के आयतन और उनके परमाणु भार के मध्य ग्राफीय अध्ययन किया। इस ग्राफीय अध्ययन से प्राप्त वक्र को ही लोथर मेयर वक्र कहा जाता है। वहां पर परमाणु भार या आयतन से संबंधित हैं, उनके भौतिक गुणों से, जैसे गलनांक, क्वथनांक आदि से भी संबंधित है। तो देखिएगा उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, इस आप इसको देख लिए, ग्राफीय अध्ययन किया तो प्राप्त ग्राफ को क्या कहा उन्होंने, लोथर मेयर वक्र कहा गया उनके ग्राफ को। और उससे ऐसे इन्होंने इस वक्र से जो निष्कर्ष निकाले, यहाँ 4 महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया है कि सभी क्षार धातुएं जो है वक्र के शीर्ष पर हैं। जो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उसमें जो क्षार धातुएं हैं क्या हैं, वो जो है ग्राफ के पिक पॉइंट पर है, ठीक है। और जो क्षारीय मृदा धातु है ना, क्षारीय मृदा धातु जो है तो वे जो हैं वक्र के ढलते हुए पार्ट में है, ठीक है ना। जो वक्र का पार्ट जहाँ ढल रहा है वहीं पास क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। और तीसरा पॉइंट है कि हैलोजन जो है वक्र के चढ़ते हुए भाग पर स्थित है। और जो अधिकतम गलनांक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वक्र के गर्त में हैं, छाए हुए हैं अगल बगल, ठीक है। तो ये जो है मेन निष्कर्ष है लोथर मेयर कर्व का। अब रही बात कि इतने ही बता दिया जाता है बात को आपको, तो आपको लगेगा कि मेंडलिप ने जो किया और आप जो बता रहे हैं 4 बिंदुओं के अंदर, तो लोथर मेयर ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब हम लोथर मेयर कर्व को व्याख्या करेंगे तो आपको लगेगा कि जो पीरियोडिसिटी मेंडलिप ने बताया जनरली वही लोथर मेयर ने भी बताया, ठीक है। तो उनके द्वारा जो परीक्षा में लिखे जाने के लिए जो कंटेंट है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखिए इन चारों बिंदुओं के आधार पर क्या नियम दिया लोथर मेयर ने। लोथर मेयर ने नियम दिया कि तत्वों के परमाणु आयतन, तत्वों के परमाणुओं का आयतन परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है, ठीक है। तत्वों का जो परमाणु आयतन है, अर्थात परमाणुओं का जो आयतन है, उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन है। इसका आशय है कि परमाणु भार के वृद्धि के बाद आवर्ती रूप से आयतन घटता है या बढ़ता है, ठीक है। आवर्ती शब्द कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हम लोथर मेयर कर्व को बनाएंगे, तो आपको बोर्ड पर अभी इसी वीडियो में ही दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको डिलीट करता हूं बोर्ड से। उसके बाद लोथर मेयर कर्व को आपके लिए बनाता हूं, वहां पास से सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा मैं डिलीट करता हूं इसको, है ना। लोथर मेयर कर्व को बड़े ध्यान से देखिएगा। आप जब टेक्स्ट बुक में खोलते हैं तो उसमें सिर्फ ये 4 पॉइंट लिखे रहते हैं, तो आप बड़ी मतलब सरलता से समझ नहीं पाते हैं और लोथर मेयर कर्व को रटने का प्रयास करते हैं। उसका मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इस ग्राफीय अध्ययन के बाद लोथर मेयर कर्व, अर्थात लोथर मेयर कर्व के लिए लोथर मेयर ने कितना मेहनत किया था और कितना अच्छा निष्कर्ष निकाला था, उसको हम देखते हैं। तो देखिएगा मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो ये है, देखिए आपकी तत्वों के परमाणुओं का आयतन जो है परमाणु भार का क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। तो मैंने थोड़ा सा इस ग्राफ को और इधर ले आता हूं, क्योंकि ग्राफ हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा बने। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पास से शुरू करता हूँ। ये ठीक है। ध्यान देने की बात है कि ये जो है आपका परमाणु भार के लिए ग्राफ लाइन है, एक्सिस है। परमाणु भार आप गौर से देखिएगा, है ना, जो एटॉमिक मास यूनिट स्केल में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट स्केल में दिया हुआ है। और यहाँ पास हम लिख देते हैं परमाणु आयतन। परमाणु आयतन, यही तो कहा जा रहा है कि परमाणु आयतन जो है वो परमाणु भार का क्या है, आवर्ती फलन है। और परमाणु का जो आयतन है ml पर मोल है, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने तत्वों के पीरियोडिसिटी को कैसे बताया, इसका मतलब है कि परमाणु भार और उनके आयतनों का बड़ा सूक्ष्मता से लोथर मेयर ने अध्ययन किया, ठीक है। तो लोथर मेयर ने जब अध्ययन करना शुरू किया और जब उन्होंने कर्व बनाया, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कर्व पर उन्होंने 57 एलिमेंट्स का ही अंकित किया। मतलब कर्व पर कितने तत्वों को अंकित किया, दर्शाया 57 को, ठीक है।
जबकि उन्होंने एक सारणी जो दिया, टेबल जो दिया, जो लिस्ट दिया तत्वों का, वो क्या है, 55 है ना। जो सारणी बताया कि 55 तत्वों का सारणी दिया, और यहाँ पास जो कर्व में जो अंकित किया उसकी संख्या 57 है। कई बुक में आपको 56 से 58 भी मिलेगा, और कई जगह आपको क्या मिलेगा, 57 मिलेगा। जो इनकी शोध पत्रिका है उसमें इसका जिक्र है। जो शोध पत्रिका है वो है डाई नेचर, ठीक है, इनका है डाई नेचर DR, जो पढ़ नहीं है हम तो इसको डेर ही पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस चेन, और इसका क्या नाम है, केमिस चेन एलिमेंट एल्स फंक्शन, ठीक है, एलिमेंट फंक्शन आई हियर। और इसके बाद इनका नाम है एटम जीविट, ये इनका शोध पत्रिका है जिसमें इसका उल्लेख है, ठीक है। लोथरमेयर कर्व का उल्लेख है। इतना बड़ा शोध पत्रिका का नाम है डाई नेचर डेट केमिस्ट चेन एलिमेंट एल्स फंक्शन आई हियर द एटम जी वेट, ठीक है, ये है, ठीक है। ये शोध पत्रिका में इसका उल्लेख है कि इसमें 57 है जो कर्व में दर्शाया है, और ये 55 है जो उन्होंने सारणी में दिखाया है। हो सकता है यहाँ इकाठो स्पेलिंग या इकाठो लेटर छूट गया हो, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डाई नेचर डेर केमिस्ट्रेन एलिमेंट एल्स फंक्शन आई हियर एटम जी वेस्ट, ठीक है। तो इस शोध पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ 1870 में हुआ, जिसमें कर्व पर 57 तत्वों को अंकित किया और टेबल में सारणी के रूप में 55 तत्वों को सारणीबद्ध किया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसको ऐसे जनरली कहीं जरूरत भी फिलहाल तो आपके लेवल से नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको लगे कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि जब आप कर्व को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो मतलब कर्व को विभिन्न स्रोतों से पढ़ते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट को दिखा दिया जाता है, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जिस समय लोथरमेयर ने दर्शाया था इतने सारे एलिमेंट नहीं है, आज के 118 तत्व तो नहीं है, लेकिन आज जो उन्होंने सिद्धांत दिया कि परमाणु आयतन परमाणु भार का आवर्ती फलन है, उस आधार पर आप 118 तत्वों को भी उस कर्व में दर्शा सकते हैं, ठीक है। मतलब वो सभी के लिए लागू है, जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी सभी के लिए लागू हो गया, कुछ करेक्शन के पश्चात जिसने मोसले ने किया, ठीक है। वैसा ही जो है लोथरमेयर कर्व भी जो है सभी तत्वों के लागू हो जाता है। जितना करेक्शन मेंडलीव के लिए किया गया था उतना ही करेक्शन लोथरमेयर के लिए किया जाएगा, वो था परमाणु भार, है ना। क्योंकि जो लोथरमेयर वक्र है वो भी किस पर आधारित है, क्लासिफिकेशन तत्वों के परमाणु भार पर, और मेंडलीव का भी किस पर है, तत्वों के परमाणु भार पर, ठीक है। तो देखिएगा आगे, तो कुछ ग्राफ ऐसे, उस समय हाइड्रोजन अस्तित्व में था, हीलियम अस्तित्व में नहीं था, तो इस कर्व में हम हीलियम को नहीं दिखाते हैं, बीच में अन्य तत्वों को जरूरत पड़े तो दिखा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही आपको हीलियम दर्शा देंगे तो आपको लगेगा कि सर जब आपने न्यूलैंड का अष्टक रूल पढ़ाया था तो आपने बोला कि निष्क्रिय गैसों का बाद में खोज हुआ था, तो लोथरमेयर पर तुरंत कैसे हो गया, तो वो सब के लिए हम देखते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास जो है 1.008 है, ठीक है। यहाँ से जब चलना शुरू करते हैं तो ये है हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पास जाते हैं एक ग्राफ के पीक पर पहुँचता है, ये वाला पार्ट पीक, मतलब हाइड्रोजन से चलते चलते मतलब एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो यहाँ पास आयतन कुछ और होगा, यहाँ पास आयतन कुछ और होगा। जब एटॉमिक मास बढ़ गया, मतलब मान लीजिए कि एटॉमिक मास जो है, मैं डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ, एटॉमिक मास जो है वो 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ 7 वाला जो एटम है आपका वो लिथियम है, कौन सा है, लिथियम है। उस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पास आपका जो वॉल्यूम रहा होगा और यहाँ पास जो वॉल्यूम रहेगा, तो इस पॉइंट का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। मान लेते हैं इसके वॉल्यूम को मैं V1 मान लिया हूँ, इसके वॉल्यूम को V2 मान लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि V2 का मान जो है V1 से क्या है, ज़्यादा है। तो परमाणु भार के साथ क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आप इसको पढ़े भी हैं, क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे
आयतन होता है, यही पढ़े हैं आप, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है ना। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, इसको पढ़े हैं आप, D इक्वल टू एम बाई भी पढ़े हैं ना। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB हो जाएगा। इस कांस्टेंट को मानकर अगर हटा दिया जाए तो m अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ आयतन बढ़ता है, ये भी बात क्लियर है। द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 है, उस कंडीशन में हमने मान लिया कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है V1 है, और यहाँ पास जब द्रव्यमान बढ़ के 1.008 से 7 हुआ तो जो वॉल्यूम है V2 हो गया, मतलब V2 ग्रेटर देन V1, अर्थात आयतन बढ़ा है। अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो क्या होगा, मैं परमाणु भार को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना, क्योंकि कुछ कुछ डिजिट को हम लिखेंगे तो आपके लिए और भी समझ को और भी विकसित करेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पास गौर से देखिएगा, जब यहां पास से मैंने किया कि क्या लिथियम का जो एटॉमिक मास है 7 है, तो जब 1.008 से मैं 1 कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और जब एटॉमिक मास 7 वाला एटम आया तो उस समय जो वॉल्यूम है V2 हो जाए, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। द्रव्यमान बढ़ा तो आयतन भी बढ़ा, लेकिन ये एक सरल अनुपात नहीं है। सरल अनुपात तभी तक है जब तक लिथियम तक नहीं पहुंचा है। इसके बाद द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, लिथियम जो है द्रव्यमान बढ़ने के साथ जो है आयतन बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। मतलब एक परमाणु भार के विशेषतम मानों के बाद वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो जैसा ही यहाँ पर से लिथियम से आगे परमाणु भार को हम चर्चा करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास हमने ऐसे ऐसे चर्चा किया, यहाँ पास ऐसे घटना शुरू हुआ, तो यहाँ पास आपको मिलेगा कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है आपका, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु द्रव्यमान है, वो कितना है, 7 है। और अगला परमाणु द्रव्यमान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बेरिलियम का आ जा रहा है। मतलब यहाँ पास 9 अगर आपको मिल जा रहा है, ये क्या मिल जा रहा है, एटॉमिक मास 9 वाला मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पास आपने किसको डिनोट कर दिया, बेरिलियम को डिनोट कर दिया, ठीक है। यहाँ पास 9 से पहुँचे कहाँ, 11, तो 11 में आपने किसको डिनोट कर दिया, बोरान को डिनोट कर दिया, ठीक है। मैं अलग अलग रंग से दिखा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से आएगा। बेरिलियम को देखिए, ये है आपका बेरिलियम, और यहाँ पास आपका जो है बोरान है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, देखिएगा बोरान है, बोरान का एटॉमिक मास कितना है, 11 है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे बोरान के बाद यहाँ पास कहीं पास आएंगे ऐसे, जब यहाँ पास कहीं पहुँचेंगे ऐसे बढ़ना शुरू होगा। अब परमाणु द्रव्यमान जहाँ तक घटना था, आयतन घट गया, अब परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार बढ़ने के साथ अब जो है यहाँ पास से आयतन भी बढ़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ पास मान लीजिए कि कार्बन मिला, आपको क्या मिला, कार्बन मिला, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। ये बात क्लियर हो रहा है कि पहले एटॉमिक मास वृद्धि के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब वॉल्यूम घट रहा है। मतलब बेरिलियम को वॉल्यूम क्या है, अगर आप देखेंगे, अगर मैं बेरिलियम का मान लूं आयतन V3, ठीक है, तो V2 ग्रेटर देन V3 और V3 ग्रेटर देन V1, मतलब यहाँ पास वॉल्यूम क्या है, जब परमाणु भार 7 से 9 आया तो वॉल्यूम क्या हुआ, आयतन घटा, जब 9 से 11 हुआ तो घटा। अब यहाँ पर देखिएगा कि धीरे से यहाँ से बढ़ना शुरू होगा और पुनः एक पीक पर पहुंचेगा। अब परमाणु भार बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू करेगा तो ये पहुंच जाएगा यहाँ एक अगला पीक यहाँ, और यहाँ पहुंचेगा तो परमाणु भार बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसके बाद पुनः घटना शुरू हो जाएगा और पीक पर जो एलिमेंट आएगा वो आपको मिलेगा यहाँ पास सोडियम। अगर आप नॉर्मल सा बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 13 वाला जो होगा 12 है,
तो 12 के बाद जो एटॉमिक मास मिलता है वो हमको मिलता है 14। तो नाइट्रोजन आपको कहीं यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आपको कहीं यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पास फ्लोरीन आपको यहाँ दिखाई देगा। फ्लोरीन कहाँ दिखाई दे रहा है? फ्लोरीन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गौर से देखिएगा। फ्लोरीन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, सोडियम तक पहुंचा। सोडियम के बाद पुनः परमाणु भार में वृद्धि के साथ वॉल्यूम अब क्या हो गया? घटना शुरू हो गया। वॉल्यूम क्या करना हो गया? घटना शुरू हो गया। तो जब घटना शुरू हो गया, इसको और अच्छे से मैं बना देता हूँ। घट रहा है, 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 ठीक है। और यहाँ वाला क्या हो जाएगा? आपका गर्तोला पाठ हो जाएगा। गर्तोला ये क्या हो जाएगा? आपका पाठ हो जाएगा। गौर से देखिएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा? गर्तोला पाठ हो जाएगा। और पुनः बढ़ना शुरू किया, ये यहाँ तक सोडियम तक बढ़ा, पुनः घटना शुरू किया, घटना शुरू किया। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि कोई एलिमेंट आपको मिल रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद जब इधर आएंगे तो यहाँ पास आपका एलिमेंट मिल रहा है जिसका नाम है एल्यूमिनियम। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास जो एलिमेंट मिल रहा है उसका नाम है सिलिकॉन, ठीक है। अब क्या है कि अब परमाणु भार बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो परमाणु भार बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो परमाणु आयतन बढ़ रहा है। तो अब बढ़ना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, पुनः पिक तक जाएगा। पिक तक गया तो यहाँ पास पता चला कि जो एलिमेंट मिल रहा है आपको, उस एलिमेंट का नाम है क्लोरीन, ठीक है। और ये पिक तक जाता है, और पिक के जाने के बाद मतलब परमाणु भार बढ़ने के साथ अब आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन यहाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। और यहाँ पास जो आपका तत्व मिल रहा है वो आपका क्या है? पोटेशियम है। अब क्या है कि इसके साथ घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, घट रहा है, घट रहा है। क्या घट रहा है? आयतन। किसके साथ? परमाणु भार के साथ। तो घटना शुरू किया तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो आपको एलिमेंट मिलने जा रहा है वो एलिमेंट आपको दिख रहा है कैल्शियम। यहाँ पास आप जाएंगे तो एक बड़ा गर्त के रूप में आपको बहुत सारा चीज यहाँ मिलेगा जिनके गलनांक ज्यादा ही है, ठीक है। यहाँ पास इसमें क्या है? गलनांक ज्यादा है, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पास आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनोडियम, है ना, कापर, कोबाल्ट, वेनोडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, आयरन, सब यहीं पास आपको मिलेंगे, ठीक है ना। पूरा जिंक वगैरह वगैरह, ठीक है। जर्मेनियम, ठीक है। क्या मिल जा रहा है? जर्मेनियम भी आपको मिल जा रहा है। अब पुनः बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पुनः यहाँ पास पहुँच रहे हैं तो यहाँ पास एक और एलिमेंट मिल जा रहा है, ठीक है। वो एलिमेंट आपका मिल जा रहा है ब्रोमीन। और पुनः ये ग्राफ आपका पिक तक जाएगा और फिर घटेगा। पिक तक पहुंचा, यहाँ पास आपको मिल रहा है रुबिडियम, पुनः एक घटना शुरू हो गया। कितना गजब हो रहा है यहाँ पास, ठीक है। ये घट रहा है ना, ये घट रहा है। मतलब परमाणु भार बढ़ने के साथ आयतन एक बार बढ़ता है, एक बार घटता है, फिर यहाँ गर्तोला पाठ हो जाएगा, फिर यह उठना शुरू होगा और पुनः शीर्ष पर जाएगा और पुनः घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो शीर्ष पर मिल रहा है पिक वैल्यू, वो मिल रहा है आपका सीजियम, ठीक है। यहाँ पास आ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पास मिल रहा है स्ट्रांसियम। यहाँ पास आप आएंगे बढ़ने के बाद तो यहाँ पास आपको मिलता है बेरियम, ठीक है। यहाँ पास आपको मिलता है आयोडीन, ठीक है। ये क्या है? आयोडीन है। ये मैंने क्या बनाया? लोथर मेयर कर्व बनाया। आप ध्यान इस बात को दें एक बार गौर से, जो मैं पुनः व्याख्या कर रहा हूं। मैं शुरू से कहता हूं कि जब भी आप कोई भी वीडियो क्लास देखें तो पूरी क्लास के दौरान आप जो है ना बोर मत होइए, कंटिन्यू देखिए। यहां से देखिए पुनः हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। अब क्या है कि परमाणु भार बढ़ाते गए तो लिथियम का आयतन बढ़ा, मतलब यहाँ पास लिथियम का परमाणु भार बढ़ा तो आयतन भी बढ़ा। तो एक विशेष मान तक ही क्या हो रहा है? आयतन बढ़ रहा है। उसके बाद जब परमाणु भार बढ़ाया जा रहा है तो आयतन क्या हो रहा है? घटने लग रहा है। और पुनः जब बढ़ रहा है तो पुनः बढ़ने लग रहा है। एक विशेष मान के बाद पुनः घटने लग रहा है, फिर बढ़ने लग रहा है, फिर घटने लग रहा है, फिर बढ़ने लग रहा है, फिर घटने लग रहा है, फिर बढ़ने लग रहा है, फिर घटने लग रहा है। तो ये जो क्रम है, ये कौन सा क्रम है? आवर्ती क्रम। आवर्ती क्रम का मतलब क्या है
कि अगर कोई मान लीजिए कोई गोलाकार पथ है, मैंने क्या मान लिया, गोलाकार पथ मान लिया, जो जैसे घर में बच्चों के लिए आप लोग टॉय ट्रेन लाते हैं तो उसका गोला सा रास्ता रहता है, बच्चा ट्रेन चलाना शुरू करता है, तो ट्रेन चलते चलते जहां से शुरू की वहां पहुंची तो पूर्व स्थिति तक पहुंच रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक बार जो है मैक्सिमम तक कर्व जा रहा है और एक बार कर्व मिनिमम तक जा रहा है, पुनः मैक्सिमम तक जा रहा है और पुनः मिनिमम तक आ रहा है। मतलब जहां से ट्रेन चली पुनः ट्रेन वहीं पहुंची, तो जहां पिक से नीचे आया, नीचे से पुनः पिक पर गया, पिक से पुनः नीचे आया और पुनः पिक पर गया। मतलब एक प्रकार से ये चेंजेस जो हो रहा है परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य में कहीं ना कहीं आवर्ती प्रक्रम टाइप से ही हो रहा है। इसी मतलब आवर्ती गति या आवर्ती मूवमेंट को ही तो पेरियोडिसिटी बोला जाता है कि परमाणु जो है परमाणु भार में वृद्धि के साथ परमाणुओं का आयतन बढ़ता है, उसके बाद पुनः घटने लगता है और पुनः बढ़ने लगता है और पुनः घटने लगता है। तो ये क्या है, एक आवर्ती प्रोसेस है, पीरियोडिक प्रोसेस है। तो इसी गुणों को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। तो लोथर मेयर का तो पीरियोडिसिटी देखिए तो एकदम सबको क्लियर कर दिए, जिन एलिमेंट को आप दर्शाना चाहें उतना दर्शा ले। मान लीजिए कि हाँ कल के दिन मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ 1870 का, कि 1870 के बाद निष्क्रिय गैसों का क्या हो जाता है, खोज हो जाता है। तो खोज हो जाता है तो इसका एटॉमिक मास जो होता है फ्लोरीन का एटॉमिक मास लगभग जो है 19 है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, 19 है। और सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 23 है। तो कल के दिन अगर 20 एटॉमिक मास वाला कोई एलिमेंट खोजा जाता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में रहेगा। मान लेते हैं कि जब नियान खोजा गया तो यही आएगा। लोथर मेयर के सिद्धांत के बाद नियान के लिए कहीं कोई जगह बच ही नहीं रहा है। मतलब लोथर मेयर ने जो कर्व दिया था वो इतना बेस्ट दिया था कि आने वाला एलिमेंट को भी इस कर्व के ऊपर क्या किया जा सकता है, अंकित किया जा सकता है ना। तो ये था एक क्रांतिकारी चीज। अब देखिए उसमें से जो आप 4 महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हो क्या लिखते हैं कि जो क्षार धातुएं हैं, मतलब यहां पास क्षार धातुएं कौन सी हैं, देखिए गौर से थोड़ा सा। क्षार धातुएं हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये क्या है, कर्व के शीर्ष पर है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि क्षार मृदा धातुएं जो है कर्व के मतलब उतरते भाग में स्थित है। तो यहाँ पर तो देखिए गौर से थोड़ा सा, यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु क्या है, बेरिलियम, यहाँ पास क्या है मैग्नीशियम, यहाँ पास क्या है कैल्शियम, और यहाँ पास क्या है स्ट्रांसियम, और यहाँ पास क्या है बेरियम है। उसके बाद आप लिखते हैं कि हैलोजन जो है वो कर्व के चढ़ते हुए भाग में स्थित है। तो ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आयोडीन दिखाई दे रहा है। तो आप अगर कल्पना करें कि एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, और एक कर्व ये है, और एक कर्व ये है। 5 कर्व अगर आप पूरा तो मान लेंगे एक ही कर्व है ना, लेकिन हम 5 पार्ट में बांट दे रहे हैं। तो 5 पार्ट में जब हम बांटेंगे इस चीज को, तो जो कर्व के एक ही लोकेशन जैसे जगहों पर, एक ही लोकेशन पर जो तत्व हैं उनके सब के गुण क्या हैं, एक जैसे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कर्व के शीर्ष पर है। मतलब ये सब क्या है, एक ही गुण में है। मतलब इनके गुण जो है भौतिक गुण और रासायनिक गुण लगभग एक ही हैं, समान हैं। और सभी में आप देखेंगे कि सभी का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, +1 होता है। सभी लोग अपने आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो जब आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो आप देखते भी होंगे कि समूह 1 में आपको मिलता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपको मिलता है। तो मतलब है कि जो पिक पर सारे एलिमेंट हैं वो सारे के प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसे हैं। अब बोला जा रहा है कि क्षार के मतलब कर्व के एक ही टाइप के लोकेशन पर जो एलिमेंट है, तो देखिए तो यहाँ बेरिलियम क्या है, उतरते भाग में स्थित है। मैग्नीशियम क्या है, उतरते भाग में स्थित है। कैल्शियम क्या है, उतरते भाग में स्थित है। स्ट्रांसियम क्या है, कर्व के उतरते भाग में स्थित है। बेरियम क्या है, उतरते भाग में स्थित है। इसका आशय यही है प्यारे बच्चों
कि बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम से मैच खा रहा है, मैग्नीशियम का कैल्शियम का, कैल्शियम का स्ट्रांसियम का, स्ट्रांसियम का बेरियम से। मतलब जब आधुनिक आवर्त सारणी को आप आगे आके पढ़ेंगे, मोसले की आवर्त सारणी या मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तो वहां आपको क्षारीय मृदा धातुओं को देखिएगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम आपको एक ही समूह में मिलता है, क्योंकि इन सारे के गुण क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पास और देखो मेरे प्यारे बच्चों, हेलोजन कर्व के, इस कर्व के दूसरे वाले पार्ट के चढ़ते भाग में स्थित है, क्लोरीन तीसरे चढ़ते भाग में स्थित है, दिख रहा है, ब्रोमीन तीसरे चौथे चढ़ते भाग में है, आयोडीन पांचवें चढ़ते भाग में है। सभी का प्रत्येक कर्व के खंड में एक ही टाइप का लोकेशन है, अर्थात इन सभी का गुण क्या है, एक जैसा है। इसीलिए आप 17वें समूह में जब पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, तो वहां पास देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आप एक ही समूह में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका आवर्ती गुण क्या है, एक ही जैसा है, एक ही पेरियोडिसिटी है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण सभी के समान है, सबका सामान्य ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। क्लियर हो गया बात। उसके बाद यहाँ पास देखिए कि एक ही कर्व पर, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये मिल रहा है कि नहीं, बोरान, ये सब के गलनांक ज्यादा होते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, ठीक है। और कहाँ पास देखिएगा, बोरान, एल्युमिनियम, कुछ छूट रहा है तो यहाँ पास गैलियम, इधर होगा आपका इंडियम, है ना। अगर होगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, समूह 13 का तत्व आपको मिलेगा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और क्या मिलेगा, इंडियम, थैलियम, ये सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एक ही लोकेशन पर है, एक ही लोकेशन है इनका। उसके बाद यहाँ पास देखिए तो एक और लोकेशन चेक करते हैं, यहाँ पास क्या है, कार्बन, यहाँ पास क्या है, सिलिकॉन, यहाँ पास आपको क्या दिखा देगा, जर्मनी, यहाँ पास देखिए जर्मेनियम, तो यहाँ दिखाई देगा आपको स्टेनिल। ये सब क्या है, एक ही लोकेशन पर मौजूद है। तो इन सारे के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, अर्थात कि बढ़ते परमाणु भार के साथ नियमित रूप से तत्वों का आयतन बढ़ता है और पुनः घटने लगता है, और पुनः बढ़ने लगता है और पुनः घटने लगता है। यह क्रम प्रत्येक तत्वों में परमाणु भार के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहता है, और वो अपने अगले मतलब परमाणु भार में वृद्धि के साथ पुनः अपने पीछे छोड़े तत्वों के गुणों से वो समानता प्रदर्शित करता है। यही आवर्ती गुण है, यही लोथर-मेयर की आवर्तीता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो, अब जैसे देखिए यहाँ हमने कार्बन, सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम, स्टेनिक का देखा, तो आप समूह 14 में आप देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनिक, ये सब पढ़ेंगे, है ना, ठीक है ना, ठीक है, ये सब समूह 14 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि लोथर-मेयर वक्र आप समझ गए हैं। अब लोथर-मेयर वक्र के पीरियोडिसिटी को जान जाएंगे, तो आपको ये भी बता दूं कि इस कर्व में पूरा 118 तत्वों को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे से आप बार बार इस वीडियो को देखें, अगर नहीं समझ में आता है, कोई पॉइंट छूटा हुआ आपको लगता है कि सर ये पॉइंट छूट गया, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसको बार बार देखिए, बढ़िया से समझिए, तब मेंडलीफ की आवर्त सारणी और अच्छे से समझ में आएगा। और जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी समझ गए तो मोसले की आवर्त सारणी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मोसले की आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में सिर्फ परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का अंतर है। अभी तक तत्वों का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो परमाणु भार के आधार पर हो रहा है। मेंडलीफ के बाद जब हम पढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक के आधार पर पढ़ेंगे। तो जो कमियां थोड़ी सी रह गई थी लोथर-मेयर और मेंडलीफ द्वारा, उस सब को दूर कर लिया जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रॉब्लम आता है तो जरूर शेयर किया कीजिए। आपका पूर्व ज्ञान, पहले का कोई नॉलेज यहाँ बताए गए किसी चीज़ से मैच नहीं खाता है, तो या किसी स्रोत से नहीं मिलता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस बात को लिखिए, शेयर कीजिए, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।